हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे तक मदद करेंगी, पुणे से जुड़ रही हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था स्क्रीन्स पर। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। आजकल तो काम ज्यादा होगा, आईपीओ मार्केट बड़ा एक्शन में है। जी बिल्कुल आशीष, बहुत ज्यादा। अभी देखते हैं, एक ब्रीदर आना चाहिए। ये आ गया है ब्रीदर, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है अपकमिंग में। आई थिंक मे बी नवंबर एंड में वी कैन एक्सपेक्ट अगेन आईपीओस टू कम ऑन बोर्ड। ठीक बात। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज दिखाइए। आप लोग रीच आउट करिए प्लीज। जो नाम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं उनको तो मैं पर्सनली रिप्लाई कर भी रहा हूँ ट्विटर पे, जो रीच आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं पर्सनली वो रिप्लाई करके क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर आप क्वेरी रेज कर रहे हो, कई लोग चाह रहे हैं कि वो ट्विटर पे ही रिप्लाई के थ्रू क्वेरी आंसर कर दी जाए। ये बेसिक आइडिया नहीं है। बेसिक आइडिया, आस्था जैसी एक्सपर्ट्स जुड़ें इस प्लेटफॉर्म पे, हम लोग बातचीत करें, आपकी क्वेरी समझें और आस्था उस क्वेरी को या फिर कोई और एक्सपर्ट उस क्वेरी को सॉल्व करके दे। तो मैं ट्विटर पे उसका रिप्लाई नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन आइडिया ये कि आप लोग रीच आउट करिए और फिर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और अपनी क्वेरीज पूछिए। अच्छा, चलिए मार्केट स्क्रीन पे खींच के लाइएगा। तो वो कंसोलिडेशन ही कह लीजिए, अच्छे मूव्स के बाद वो कंटिन्यू करता हुआ तो एकदम फ्लैट। अभी थोड़ा सा अपटिक्स आ गए तो एकदम फ्लैट इस समय निफ्टी। कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ। सारे बेंचमार्क ऐसे ही पस्त पड़े हुए हैं। ये कहानी सिर्फ निफ्टी की नहीं है। आप मिड कैप इंडेक्स खींच के लेकर आइएगा, ब्रेथ खींच के लेकर आइएगा, सब एकदम रिलेटिव कामनेस के साथ मार्केट इस समय कामकाज करते हुए। हाँ, बैंक निफ्टी एक शेड बेहतर है आज की ट्रेडिंग सेशन में। 1/4% लास्ट टिक में मैंने देखा था उछाल के साथ बैंक निफ्टी में कामकाज हो रहा था। इंडिविजुअल मार्केट्स का सारा एक्शन तो बहुत ब्यूटीफुली टिकर टीम नीचे फैक्टर इन कर रही है, तो उस पर नहीं जा रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि जो निफ्टी थोड़ी वीकनेस से उभरने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे लार्जली वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। दिखाइए कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक रखिए स्क्रीन पे, कोटक महिंद्रा बैंक रखिए। ये सब अपने लो से अब रिकवर। ये देखिए आप, ये हैवी वेट एचडीएफसी बैंक 2 दिन के अच्छे, 3 दिन के अच्छे मूव्स के बाद आज थोड़ा सा पस पड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवरी के मोड में, और एचडीएफसी बैंक ने वो मूड बदला है और अब कोटक कुछ बैंक हल्का हल्का नीचे से एक्शन दिखाने की कोशिश करते हुए। खैर, कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो लौटूंगा मार्केट्स के मूड पर, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अच्छा, इसी शो में आगे बायोकॉन के डिप्यूटी सीईओ श्रेयस तांबे से भी बातचीत करनी है, तो मैं जरा थोड़ा सा क्विकली मूव करूंगा। पहले जो शो का बेसिक प्रॉमिस है, क्वेरी सॉल्व करना, वो, उसके बाद श्रेयस तांबे साहब से बातचीत होगी बायोकॉन के नंबर्स पे। दिखाइए स्क्रीन पर। हमें इलाहाबाद जाना है, मुंबई आना है और दिल्ली की क्वेरी सॉल्व करनी है। सबसे पहले इलाहाबाद जा रहा हूं। प्रीति झा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, पहली क्वेरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पहले रखते हैं। सर मेरे पास 50 शेयर्स है समित सिक्योरिटीज के 668 रुपीज पे। समिट सिक्योरिटीज वो होल्डिंग कंपनी? जी, शेयर होल्डिंग कंपनी, समित सिक्योरिटीज होल्डिंग कंपनी थी। 50 शेयर क्यों लिए हुए? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? ये तो लॉन्ग टर्म वाला ही होगा। लॉन्ग टर्म के लिए सर, ऑलमोस्ट 1 साल से होल्ड किया है। 1 साल से होल्ड, मुझे याद नहीं आ रहा किस रास्ता। देखा आपने समिट सिक्योरिटीज को? लॉन्ग टर्म के लिए लिया। लॉन्ग टर्म मतलब इनका टाइम फ्रेम है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लिया तो प्रीति मैम कितना समय हो गया ऑलरेडी? सर 1 साल से होल्ड किया है। लास्ट ईयर नवंबर में लिया था, अक्टूबर या नवंबर में। ऐसे कोई समय की पाबंदी नहीं है, लंबी अवधि के लिए ले रखा है। आस्था, देखा क्या लंबी अवधि के लिए रखने लायक है क्या? मेरी खरीद से नीचे चल रहा है 50 रुपए। जी बिल्कुल। देखा जाए तो समिट सिक्योरिटीज आरपीजी ग्रुप एंटरप्राइजेस ग्रुप की एक कंपनी है और एनबीएफसी फाइनेंसिंग में है। अब अगर मैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स पे कमेंट करूँ तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैम अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये डीग्रोथ दिखा रहे हैं जो भी ये अपने रिजल्ट्स यहाँ पे पेश करते हैं, और उसी वजह से देखा जाए तो स्टॉक चलता नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे मार्केट उनको यहाँ पे एक थम्स अप देता नहीं है। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली भी स्टॉक एक दायरे में ही यहाँ पे फंसा हुआ है, क्योंकि जब तक अच्छी परफॉर्मेंस देगा नहीं तब तक ये एक ही रेंज में हमें घूमता हुआ नजर आएगा। और ये जो रेंज बनी हुई है, मोटा मोटी अगर मैं आपको इसका रेंज का हाई साइड बताऊं तो 750 है
और अगर मैं आपको लोअर साइड बताऊं तो कम से कम नहीं तो 600 के आसपास आप मानिए 600 750 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। अब करना क्या है, देखिए मैम, अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे व्यू है तो ही होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी आएगी, नतीजे भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है गिरावट आए। तो अगर लंबे समय तक रख सकते हो तो रखिए। स्टॉप लॉस लेकिन आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा मैम 570 का। 570 के नीचे जाता है तो ज्यादा यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। ऑन द सेफर साइड आप 560 का रख लीजिए। तो 560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशन में बने रहिए और अगले नतीजों तक वेट करिए, या कोई कंपनी में पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो उसका वेट करिए, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस को एक मोमेंटम मिले। पर अभी तो आपको वेट ही करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 560 का रहेगा। ऊपर में अच्छे लेवल्स आएंगे 670 के आसपास, उसके ऊपर जाता है तो फिर अच्छी और तेजी देखने को मिलेगी। रुकना है अभी स्टॉप लॉस के साथ। 560 का स्टॉप। लेकिन ये प्रीति जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए समित सिक्योरिटीज कैसे चुना? क्योंकि ये एक्चुअली तो होल्डिंग कंपनी है, सही कह रही है, ये आरपीजी ग्रुप की। तो कोई जेंसार, कोई केईसी, कोई सीएट के शेयर्स होल्ड करते हैं। ये होल्डिंग कंपनी का देखने में बहुत वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं, बाजार कितना डिस्काउंट के साथ उसे ट्रेड कराता है वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आपने क्यों चुना था समित सिक्योरिटीज? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो शायद किसी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन पे लिया होगा। एक बार इसने 1-2 बार प्रॉफिट भी दिया, पर शायद मैं आई कुडंट एग्जिट एट दैट टाइम, दैट इज द थिंग। तो ठीक है। फिर वो वेट करते करते इतना टाइम हो गया। ये इसको वैल्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्निकली ठीक है इसके, क्योंकि अब इसके साथ इशू ये है कि इसके एक तो अंडरलाइंग पे तो कॉल फिर भी ले लूं मैं, जिनकी होल्डिंग्स हैं, किसी जेंसार, किसी केईसी, किसी सीएट की, पर बाजार किस समय कितना डिस्काउंट मान के चलता है वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए होल्डिंग कंपनी थोड़ा मुश्किल हो जाता है पोर्टफोलियो में। पर ठीक है, होल्डिंग्स अच्छी है इसकी और रास्ता कह रही है 560 के स्टॉप के साथ आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। मुंबई से सुषमा अग्रवाल जी स्क्रीन पे। सुषमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुषमा मैम, अरे वाह, ऑल इन येलो मैम। सुषमा मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरे पास जीआर इंफ्रा के 50 शेयर है 1650 की रेट से, तो अभी बहुत डाउन चल रहा है, तो आप बताइए मैं इसको एवरेज करूं, क्या करूं या निकल जाऊं? 1650 की 1550 की खरीद? 1650। 1650। ये जीआर इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैम? सर लिया तो ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लिया था, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था, जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद। लेकिन फिर ये डाउन आता गया, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तो आज था आईपीओ के बाद लिस्टिंग के बाद कूदे थे इस बैंड वैगन में और ये स्टॉक अब उल्टा ठंडा पड़ते चले आ रहा है। 1650 की खरीद है, 1100 के आसपास इस समय कामकाज। अब बहुत लॉसेस हो रहे हैं, क्या करा जाए? जीआर इंफ्रा बने रहना है, निकल जाना है, कहीं स्टॉप लॉस लगा के रुकना है, क्या करूं? देखिए, जीआर इंफ्रा की बात करें तो अभी तो मैं सिर्फ अगर टेक्निकल्स के हिसाब से चलूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि ये काफी अच्छे खासे अपने लोस की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो इसका लो है वो 1070 के आसपास है। मैम, अगर ये वहां तक चला गया तो और उसके नीचे ट्रेड करने लगा तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा अभी आपको अपने मन को कड़ा करके मेरे हिसाब से तो एग्जिट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1070 के नीचे गया तो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑल टाइम लो को भी तोड़ देगा। अब तक का जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसके बाद फिर गिरावट एकदम से और गहराती है। तो डिसीजन आपको लेना है मेरे हिसाब से, तो अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेके निकल सकते हैं तो ये बेटर चॉइस होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, और नहीं अभी निकलना है, थोड़ा सा रुकना है तो भी 1070 का ही स्टॉप लॉस लगाइए। उससे ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है। उसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो फिर मान लीजिए कि थोड़ा दिक्कत आएगा और फिर आप उस हिसाब से कॉल लीजिए। तो अभी रुकिए तो 1070 के साथ, और नहीं रुक सकते तो पार्शियली एग्जिट करिए। ज्यादा बेहतर एग्जिट करिए। वो लॉसेस अच्छा नहीं लगता इतने बड़े लॉस बुक करना, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अदरवाइज फिर भी लग रहा है उम्मीद जाग रही है तो 1070 का, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सुषमा मैम, दिल्ली से कोमल जी स्क्रीन पे। कोमल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कोमल मैम, पहली क्वेरी। सर मेरा पारस डिफेंस का मैंने शेयर लिया था 1200 पर, 50 शेयर है मेरे, बट अभी ये डाउन हो गया है, तो प्लीज सजेस्ट मी कि क्या करूं। आज तक डिफेंस आपने क्यों लिया था कोमल मैम? ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए लिया था? सर मैंने आईपीओ में ट्राई करा था, बट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं मुझे। फिर 1200 एकदम ये सडनली इतना ज्यादा फास्ट भागा, तो फिर मैंने परचेज कर लिया। देन उसके बाद डाउन हो गया ये बहुत ज्यादा बहुत आधा ज्यादा हो गया है।
बिल्कुल। आज तक डिफेंस की स्टोरी हो रही अभी ठीक है, आईपीओ तो भाव से अच्छा ऊपर गया, सब कुछ हुआ, पर मैंने वो क्या है जो बैंडवैगन में जैसे पहले हुआ था अभी जीआर इंफ्रा के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी आईपीओ की यूफोरिया में मैंने बाद में लिस्टिंग पे ले लिया। अब बहुत बुरा फंस गया हूँ, 500-600 रुपए मेरी खरीद से नीचे आ गया है। देखिए, एक तो मैम को मैं ये बताऊंगी, कभी भी आईपीओस में शेयर्स आते हैं बहुत तेज हो जाते हैं, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा जब तेजी होती है लिस्टिंग के बाद तो ना एंटर करें, थोड़ा सा उसको संभलने दें, उसके बाद के नतीजे आने लगते हैं तो उनको ट्रैक करने लग जाए और उसके हिसाब से फिर पोजीशन बनाएं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी तो नतीजे इसके कुछ खास नहीं है मैम, बहुत ही इसने मिनिमम ग्रोथ दिखाई है, तो मैं बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं मान रही हूँ नतीजे, लेकिन फिर भी चलिए कम से कम डी ग्रोथ तो नहीं है, तो हमें वही बात का यहाँ पे एक सहारा है। मैम अभी आप होल्ड करिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ, और ये चीज मुझे लग रही है कि अगर काफी अच्छा लेवल है 620 के आसपास, अगर ये टूटा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अभी तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा रखना है तो 620 का, थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो 600 का, तो ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। ये याद रखिए कि आने वाले टाइम में 600 से 700 के बीच में ही ये घूमता रहेगा, तो 1 महीने या 2-1.5 महीने के हिसाब से मान के चलिए कि ये एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, लेकिन 600 के नीचे गया तो फिर एक बार दिक्कत गहराएगी। अभी रुकना है, 600 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ओके मैम। बहुत दिक्कत। अच्छा कोमल मैम, अगला सवाल आप ही पूछ लीजिए, शुरू आपसे करता हूँ, बताइए। सर पेटीएम में भी अप्लाई करा था, आईपीओ लिया था और वो भी लॉस। एज ए बिगिनर तो स्टार्टिंग में ही दोनों लॉस हुए। ऐसा नहीं है, टाटा मोटर्स और भी मैंने बेल और बेल के लिए थे, उसमें प्रॉफिट हुआ है, बट ये दोनों ने मुझे बहुत लॉस दिया है। ना पेटीएम में आप कहाँ, आधी दुनिया को लदा ले गया। खैर आईपीओ का भाव ही नहीं मिला कभी स्क्रीन पे जिस भाव पे दिया गया था। अब मेरे को इसको होल्ड करना है या सोल्ड कर दूं सर? भाई आज तक अब बेच के भी क्या, 2050 का शायद इशू प्राइस था, मुझे याद पड़ता है 1950 तक लिस्ट हुआ था, है ना, 2000 के ऊपर का इशू प्राइस था। जी भाई आज तक क्या करा जाए पेटीएम में। अभी आजकल रह रहे कि कुछ लोग रिजल्ट जो थोड़ा दे रहे हैं उसमें इंटरनल तो कुछ हल्का इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, पर मेरा भाव बहुत दूर है। होल्ड करे रहूं, रखे रहूं, या इससे बेहतर ये पैसा निकाल के कहीं और डालूं, उससे ज्यादा बेहतर रिटर्न कमाने का दमखम क्या करूं पेटीएम में अब। और मेरा ऐसा भी नहीं कि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो उसमें इस तरह की न्यू एज कंपनीज पे मैं रिस्क लेके कुछ रख लूं, ये वाला मामला नहीं है मेरे साथ। पेटीएम क्या करूं? देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसमें लॉसेस थे तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉसेस वाली कंपनी हो वहां तक दूरी रहिए, क्योंकि जब तक वो प्रॉफिट नहीं दिखाती मार्केट को पसंद नहीं आती। उस टाइम एक अलग यूफोरिया चल रहा था क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी मार्केट के अंदर और सब तरह से बैंक्स यहाँ पे पैसा झोंक रहे थे, तो जो भी आईपीओ आ रहा था वो निकल रहा था। उसी वजह से पेटीएम का भी एक तरह से हो सकता है काफी लोगों ने उसमें अप्लाई किया हो, लेकिन लॉसेस अभी भी हैं। ऑल्दो ये लॉस कम कर रहे हैं लेकिन अभी तक गया नहीं है पूरा का पूरा पीएनएल स्टेटमेंट से, तो जब तक इनकी परफॉर्मेंस पूरी अच्छी तरह से पॉजिटिव नहीं होती एक ओवरहैंग लगा ही रहेगा। तो अब अगर हमें वेट करना है तो होल्ड करिए, लेकिन अभी जो ये स्टॉक यहाँ पे चार्टिकली दिख रहा है वो तो मेरे हिसाब से वीक ही दिख रहा है। मेरे हिसाब से 570 का एक लेवल है, उसको अगर इसने क्रॉस किया, टू बी वेरी प्रिसाइज 550 में ज्यादा अच्छा मानूंगी स्टॉप लॉस, तो फिर दिक्कत ज्यादा है। अब अपने को उतना तक रुकना है तो रुकिए, नहीं तो मैम इसमें भी एक बार एग्जिट करिए, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा हमें इंतजार ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सॉलिड होगी नहीं। मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कभी कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, लेकिन फंडामेंटल जब तक इंटैक्ट नहीं होते तब तक दिक्कत रहती है स्टॉक में। पेशेंस को टेस्ट करेगा इसका मतलब ये स्टॉक। सुषमा मैम, अगला सवाल जीआर इंफ्रा के बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर मेरे पास जीनस पावर के 2000 शेयर थे, तो मैंने 40 रुपए के रेट में खरीदे थे। हाँ। फिर मैंने उसमें से 1800 शेयर बेच दिए, मैंने प्रॉफिट में बेच दिए 65। फिर हाँ। उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैंने 200 शेयर रखे। अब आगे उसका भाव शायद अभी 80-85 के करीब चल रहा है। हाँ। तो अभी क्या, अभी रखे रखो या बेच दूं? जीनस पावर आज तक 20 रुपए का मुनाफा पर शेयर हो रहा है, क्या करूं? बचा हुआ क्वांटम जो बचा है 200 शेयर निकाल दूं क्या? मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए, पर रिमेनिंग को होल्ड कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस लगेगा 76-75 के आसपास। तो कुछ तो अगर ट्रिगर भी हुआ किसी वजह से तो मुनाफे में नहीं निकलेंगे, क्योंकि खरीद लोअर लेवल की है, तो पार्शियली थोड़ा सा और मुनाफा वसूल करिए, लेकिन कुछ होल्डिंग को जरूर रखिए, क्योंकि चार्ट यहाँ पे सुधर जाएंगे अगर इसने एक बार 91-92 का लेवल क्रॉस कर दिया, तो हमें उतना तो इसमें वेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बुक करके निकलिए, रिमेनिंग को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 75। प्रीति मैम, अगला सवाल समिट सिक्योरिटीज के बाद।
सर मेरे पास क्वेस्टकॉर है 50 शेयर्स एट 638 लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए। दिखाइए स्टॉक डायरेक्टर साहबा। 50 शेयर लिए हुए हैं, 668, 200 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। आस्था क्या करा जाए लंबी अवधि के लिए क्वेस्टकॉर्प? क्वेस्टकॉर्प तो अपने काफी नीचे लो पे चल रहा है अभी, तो मेरे हिसाब से मैम इतना अच्छा नहीं लग रहा है, चार्ट्स पे भी नहीं और फंडामेंटली भी नहीं। अगर लॉट बुक करके निकलेंगे तो बेटर है, और नहीं निकल सकते और रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको वेट करना चाहते हैं इसमें, तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप वेट करें। 410 का स्टॉप। प्रीति मैम, सुषमा मैम, कोमल मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार बायोकॉन के डेप्यूटी सीईओ से करेंगे नतीजों पर बातचीत। Mongia Steel. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बायोकॉन की अब चर्चा करने का वक्त। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, स्टॉक स्क्रीन पर उठाइएगा। 1% के आसपास की कमजोरी, और कमजोरी इसीलिए क्योंकि रेवेन्यू मोमेंटम तो जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था वैसे ही था, 26% रेवेन्यू में उछाल था, पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसीलिए थोड़ा सा सबड्यूड सा बायोकॉन का स्टॉक आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कल नतीजों से पहले दिन के हाईस पे जाके क्लोज हुआ था। खैर, इस कंपनी के डेप्यूटी सीईओ श्रीहास तांबे साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तांबे साहब, स्वागत है आपका। पहले तो वो बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? वो आप लोग वियाट्रिस के एसेट्स को एक्वायर कर रहे थे, उसको लेकर क्या अपडेट है? वो बायोसिमिलर्स के एसेट जो एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी $1.25 बिलियन के आसपास की फंड रेजिंग तो हो गई है। तो हमने फरवरी 2022 में हमने अनाउंस किया था कि हम वियाट्रिस का जो ग्लोबल बायोसिमिलर्स बिजनेस है उसको अक्वायर करने जा रहे हैं, और अभी उस डील को हम इस क्वार्टर में क्लोज करेंगे। उस डील के तहत हमें $2 बिलियन का कैश पेमेंट करना था वियाट्रिस को, और $1 बिलियन के स्टॉक पेमेंट थी। तो वो कैश एंड स्टॉक डील जिसे कहते हैं वो उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। और अभी हम जो $2 बिलियन का जो कैश पेमेंट है उसका जो स्प्लिट था वो $800 मिलियन हमारी इक्विटी इन्फ्यूजन रहेगी, और $1.2 बिलियन का डेट रहेगा। जैसे कि अभी आपने कहा, $1.2 बिलियन का डेट जो हमने रेज करना था वो सारा डेट हमारा रेडी है, और हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इक्विटी इन्फ्यूजन जो $800 मिलियन का करना था वो सीरम इंस्टीट्यूट जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, और बायोकॉन लिमिटेड जो हमारे मेन इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स रहे हैं, उनके तहत वो $800 मिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा। सो हम इस $2 बिलियन और अभी को रेडी करके रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी हमने हासिल कर लिए हैं। तो अभी कुछ ही समय में हम इस एक्विजिशन को कंप्लीट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मैं जो समझ पाया, वियाट्रिस ग्लोबल सिमिलर का एक्विजिशन को एसेट्स का होना है $2 बिलियन पे। $1.2 बिलियन की डेप्थ रेज आपने कर ली। बैलेंस जो है 800 मिलियन में से 650 मिलियन बायोकॉन लाके आएगा फंडिंग, और 150 मिलियन वो सेरम इंस्टीट्यूट की तरफ से पैसा आता नजर आएगा। ये इक्विटी पार्ट हो जाएगा फंडिंग का, और ऐसे वो $2 बिलियन रेज करती हुई ये कंपनी पूरी नजर आएगी। अच्छा, इस समय क्या है तांबे साहब, सबके सब यूएस परफॉर्मेंस, यूएस को बहुत एक्यूटली मॉनिटर किया जा रहा है, उसके बाद वर्डिक्ट दे रहा है बाजार, नतीजे अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, किस तरह का प्रेशर बन रहा है। आपकी नई प्रोडक्ट अप्रूवल पाइपलाइन यूएस मार्केट्स के लिए कैसी स्टैक्ड अप है, कैसी दिख रही है, कैसी विजिबिलिटी है? बायोकॉन बायोलॉजिक्स ये काफी कम कंपनियों में से है जिन, और शायद एक ही कंपनी होगी जिसके पास ऐसा पोर्टफोलियो है जो कई और कंपनियों के पास नहीं है। इंसुलिन्स में भी हमारे प्रोडक्ट्स आज यूएस में कमर्शियल हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीजेज में है उसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और अभी वैक्सीन्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी इनोवेटर कंपनियों के पास भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है। तो अभी हमने देखा है कि इंसुलिन्स में जहाँ पे इनोवेटर्स के अलावा और कोई भी कंपटीशन नहीं है, हमने अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे अप्रूवल लेके इंटरचेंजेबिलिटी के बाद ग्लार्जिन को मार्केट शेयर गेन करते हुए देखा है। अभी
10-12% हमारा मार्केट शेयर है। वहां पे नई प्रिस्क्रिप्शन 14% के आसपास चल रही है। हम इसको मिड टीन्स के तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। सो क्लियरली अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल जिसे कह सकते हैं ग्लार्जिन के लिए। हम जो ऑन्कोलॉजी कैंसर में जो हमारे ड्रग्स हैं, जो ट्रस्टुजुमैब है और पेक्फिलग्रास्टिम है, इसको भी हम अभी 10% के ऊपर जाता देख रहे हैं। और हमारा अभी कैपेसिटी जो एक्सपेंशन हुई है और जो यूरोपियन अप्रूवल्स मिले ठीक हैं, है। हम अभी देख रहे हैं कि इसको क्यों ना यूरोप में भी मार्केट शेयर बढ़ाया जाए। सो आई वुड थिंक ये रिस्पॉन्स हमें यूएस में काफी अच्छा रहा है। और ये जो Okay. पहले जो सवाल उठे थे कि क्या एक इंडियन कंपनी इसको हाँ। सक्सेसफुल कर पाएगी, आई थिंक इसको हम अभी ठीक है। धीरे धीरे ये Okay. सवाल अभी पीछे रह गए हैं। और अभी और Okay. सारी प्रोडक्ट्स हम यूएस और यूरोप के मार्केट्स ओके में चलिए तामिर साहब, मेरे पास समय की अब कमी है, लेकिन थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, नतीजों पे बातचीत करने के लिए। जाते जाते निफ्टी दिखाइए इन ग्रीन लौटता हुआ, और निफ्टी के साथ दो स्टॉक्स छोड़े जाता हूं। एचडीएफसी ट्विंस रख दीजिए, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों में देखिए क्या मूव्स आने शुरू हुए, और यही रीजन है निफ्टी अब आपको लो से रिकवर होके इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मिड कैप मंत्र के साथ। नमस्कार।